बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। पहला लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 4 में वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले हम वर्क डिस्कस करेंगे। वर्क वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों के लिए। जैसे हम कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, सिंपल अगर किसी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर भी हम कह रहे हैं काम कर रहे हैं। तो हम ये सारी चीज़ों के लिए वर्क वर्ड यूज़ करते हैं, मगर साइंस में या फिजिक्स में इन चीज़ों को जो है ना हम वर्क नहीं कह सकते। साइंस में या फिजिक्स में हम वर्क डन कब कहते हैं? वर्क इज डन इन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। तो जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रही है और उसी फोर्स की डायरेक्शन में वो बॉडी जो है मूव करे या डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहते हैं कि वर्क डन हो गया। प्रीवियस क्लास में भी हमारा यही कंसेप्ट है। तो अगर इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं कि कांस्टेंट फोर्स अगर जो है ना बॉडी पर अप्लाई हो रही है और वो उसी फोर्स के तहत फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, फिर हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। प्रीवियस क्लास में ये हमने पढ़ा, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें हैं, फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है वर्क, द डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन्हीं दोनों के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो मैथमेटिकली हमने इसको लिखा था वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मगर हमारे पास हर वक्त ये सिंपल सिचुएशन नहीं होती। कभी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो वो फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ सर्टन एंगल बना रही है। लेट्स सपोज अगर कोई है ना बच्चा किसी खिलौने को जो है ड्रैग कर रहा है, खींच रहा है, तो फिर हमारे पास जो है ना वो सिचुएशन है कि फोर्स जो है उसकी जो लग रही है हाथ के जरिए से खिलौने पर या रस्सी की वजह से जो खिलौने पर लग रही है, वो फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट के साथ जो बॉडी मूव कर रही है अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर, उसके साथ जो है ना एक एंगल बन रहा है थीटा। और इस एंगल की वजह से इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक एफ एक्स और एक हॉरिजॉन्टल इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है जो इन द डायरेक्शन ऑफ जो है परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। जाहिर बात है हमने जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को मूव कराना है या वर्क डन करना है, तो हमारा यहाँ इफेक्टिव कंपोनेंट या फिर वो कंपोनेंट जो वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एफ एक्स होगा। सो हेयर बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय फोर्स दिस वन। कौन सी? एफ एक्स फोर्स के जरिए से बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। तो फिर अगर हम वर्क डन को लिखें उसी बेसिक डेफिनेशन से, तो यहाँ हम लिखेंगे एफ की जगह एफ एक्स यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या एफ एक्स हमने प्रीवियस चैप्टर 2 में हमने ये डिस्कस किया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो एफ कॉस थीटा एफ एक्स की जगह लिख रहे हैं तो एफ कॉस थीटा इनटू डी। नेक्स्ट हमारे पास इनको रीअरेंज कर लें, डी और एफ और कॉस थीटा को प्रोडक्ट है तीन चीज़ों का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसको हम एफ डी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। हमें मालूम है कि एफ भी एक वेक्टर है और डी भी एक वेक्टर है। तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में लिखा था, अगर दो दो वेक्टर्स जो है वो आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और उनका जो है ना कॉस कंपोनेंट इफेक्टिव कंपोनेंट है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट के तौर पे भी लिख सकते हैं। या सिंपली ए बी कॉस थीटा को हमने ए डॉट बी लिखा, यहाँ एफ डी कॉस थीटा को एफ डॉट डी भी लिख सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन है थोड़ी सी है एडवांस लेवल पर, हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो सिंपल प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हमें मालूम है कि वेक्टर की प्रोडक्ट है वो दो दो टाइप्स है, एक जो है स्केलर प्रोडक्ट है और एक जो है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है, या फिर एक डॉट प्रोडक्ट है एक क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ हमने जो है ना देखा कि हमारे पास जो दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, तो हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इसका वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो वर्क जो है उसके अगर हम देखें तो ये स्केलर क्वांटिटी है। वैसे भी वर्क की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम कहते हैं वर्क हो गया, तो इसका क्या मतलब है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगी थी उस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो इट मीन वर्क हो गया या वर्क इज सेड टू बी डन। तो फिर हम कह सकते हैं कि वर्क के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जो फोर्स की डायरेक्शन है अंडरस्टूड है कि वर्क की वही डायरेक्शन। तो हर वो क्वांटिटी जिसकी हमें वेक्टर जिसकी हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है हम उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और एक और सेंस से भी हम कह सकते हैं क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन हम फिजिक्स में यानी फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस करते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज
वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के लिए यूनिट की हमें ज़रूरत होती है। तो वर्क की अगर हम यूनिट की बात करें तो वर्क यूनिट को हम बेसिकली उसकी डेफिनेशन से या उसकी मैथमेटिक फॉर्म से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं, और न्यूटन इंटू मीटर को हम सिंपली जॉल भी कह सकते हैं। अगर हम जॉल को एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं 1 न्यूटन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसको हम कह सकते हैं वर्क डन जो है वो 1 जॉल होगा। यानी 1 न्यूटन फोर्स अगर किसी बॉडी पर एक्ट कर रही है और उसकी वजह से 1 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहेंगे इस बॉडी पर वर्क 1 जॉल वर्क डन। और हमें मालूम है कि वर्क डन हमने अभी डिस्कस किया कि वो एफ डी कास थीटा के बराबर है। तो इस थीटा की वजह से, क्योंकि थीटा की जब कास थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो वर्क भी हम कह सकते हैं 3 किस्म का वर्क है। अगर हमारे पास थीटा 0 से लेकर 89 में लेस देन 90 है, तो फिर हमारे पास ये कास थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, यानी हमारे रिक्वायर्ड डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होगी और वर्क डन पॉजिटिव। और अगर थीटा 90 हो गया तो फिर हम जिस डायरेक्शन में बॉडी को डिस्प्लेस करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी। लेट्स सपोज हम हॉरिजॉन्टली बॉडी को डिस्प्लेस करना चाहते हैं और वर्टिकली इसके ऊपर जो है फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बॉडी वर्टिकली तो डिस्प्लेस हो सकती है मगर हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस नहीं होगी। इट मीन हमारे स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये वर्क डन जीरो है, या हम सिंपली कह सकते हैं cos 90 की वजह से वर्क डन जीरो होगा। अगर 90 से एंगल ज़्यादा हो गया तो फिर अगर हम बॉडी को लेट्स सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो है उसको मूव करना चाहते हैं, तो बॉडी जो है ना बजाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वो बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगी। अगर हमने फोर्स का जो एंगल है या फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल है वो 90 से ज़्यादा, तो हमारे पास नेट रिजल्ट कास थीटा या कास थीटा की वजह जो वैल्यू 90 और नेगेटिव होगी, और हम कह सकते हैं कि नेगेटिव। अगर हम यानी कांस्टेंट फोर्स अगर किसी बॉडी पर अप्लाई हो रही है और वो सर्टेन डिस्प्लेसमेंट डी कवर करे, तो इस इवेंट को अगर हम ड्रा करें तो कुछ इस तरह ड्रा कर सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि फोर्स को अगर हम वर्टिकली उसको ड्रा करें और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली, तो लेट्स सपोज डी डिस्प्लेसमेंट तक हमने फोर्स एफ अप्लाई किया, तो उसको कुछ फिगर हमारे पास ऐसे आया कि वर्टिकली जो है ना हमारे पास फोर्स है, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट है, तो हम कहते हैं लेट्स सपोज एफ फोर्स यानी डी डिस्प्लेसमेंट तक यानी हमने अप्लाई किया, तो ये हमारे पास कुछ फिगर ऐसे इस इवेंट को हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं। और इसी इवेंट्स के ड्रा करने से जो हमारे पास कर्व आई है उस कर्व या एफ डी कर्व भी उसको कह सकते हैं, एफ डी ग्राफ भी कह सकते हैं। एफ डी ग्राफ के नीचे एफ डी कर्व के नीचे जो हमारे पास ये एरिया आया है उस एरिया को हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो ये एरिया सिंपली चूँकि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, और स्क्वायर और रेक्टेंगल का हमारे पास जो फार्मूला है वो किसके बराबर है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, एफ मल्टीप्लाई बाई डी। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ मिल गया। फिर अगर हम इसी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो हमारे पास एफ डी आया है एरिया, उस एफ डी को देखें तो वो वर्क डन के इक्वल भी है, तो इट मीन हम इन दोनों चीज़ों से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो किसके इक्वल है, वो वर्क डन के इक्वल है। जब भी हम जो है इसकी बात करें फोर्स अंडर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात करें तो उससे हमें वर्क डन